अगर आपकी सरकार होती मौजूदा वक्त में, हाँ। और दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते, हाँ। अंबानी और अडानी, राइट, तो क्या आप उनको अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं देते? क्या इससे रोजगार नहीं आता है? क्या एनर्जी के क्षेत्र में, अगर पोर्ट्स के विकास में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क में, रोड में, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट होता है, क्या उससे रोजगार की बात तो आप गौरव वल्लभ साहब शुरू से मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए कोई भी देश के विकास में। सारी चीजें एक ही जने को चले जाए, मोनोपोलीज नहीं होनी चाहिए। ये मोनोपोली कर रहे हैं, ये मोनोपोली चलेगी देश में। और कोई गौरव घनश्याम जी नहीं, आप एक साथ समझाइए। देखिए ये लोग आंकड़े बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे देश के आम व्यक्ति को वो तो समझ में नहीं आएगा। उसे तो ये समझ में आएगा कि आज पेट्रोल 100 के पार चला गया। उसे तो ये समझ में आएगा कि आज आटा, तेल, सब्जियां इतनी महंगी हो गई। क्या इस भाषा में जो आम व्यक्ति को समझ में आ सके, आप बता सकते हैं कि महंगाई कितनी बड़ी है? जो सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि अपने बजट या अन्य नीतियों के हिसाब से शिक्षा में लोगों की मदद कर सके ताकि वो महंगाई से लड़ सके, उनके पेंशनर्स, माँ बाप की सेविंग से मदद कर सके ताकि वो महंगाई से लड़ सके, वो सरकार जमीन से जुड़ी हुई नहीं है। वहां पर सवाल उठता है कि शायद उन लोगों से जुड़ी हुई है। इन दोनों का भी कमेंट फिर एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद वर्तमान केंद्र सरकार एफर्ट्स बहुत कर रही है किसानों को ऊपर उठाने के लिए, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसानों के 3 बिल हो। किसानों ने दुर्भाग्यवश वे इम्प्लीमेंट नहीं होनी थी, वो अलग बात है। अदरवाइज वे छोटे जितने भी हमारे देश में 8691 पर मार्जिन किसान है, उनको ऊपर उठाने का चांस था। अच्छा, चाहे वो मोटे अनाज का नया साल हो, देखो ये भी एक नया सरकार का नया कंसेप्ट है। मोटे अनाज जितने भी हैं आपको मालूम है, उनमें न तो इंसेक्ट पेस्ट डाले जाते हैं, ना उनमें इतने खाद डाले जाता, और वो उनको हेल्दी भी है, न्यूट्रिटिव भी है आदमी के खाने के लिए। तो सरकार प्रयत्न तो कर रही है, लेकिन उसमें चाहे कोरोना आ गया हो बीच में, या बाकी दूसरे इफेक्ट आ गए हों, या भाई यूक्रेन का युद्ध हो गया हो, मतलब बहुत सारे कारण है देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए भी। उसके बावजूद भी हमारे देश की बाहर के कंट्रीज में एक रेपुटेशन है और होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। 60% तो डिमांड होती है जीडीपी में। जीडीपी में डिमांड बढ़ाने के लिए आपको किसानों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। उसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली जो है फसलों की कीमत बढ़ा करके एमएसपी की लीगल गारंटी से दें, या पीएम किसान जैसी योजनाओं को 6000 से 12000, 14000 करके दें। सबका जवाब अंजना जी, देखिए मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा अडानी ये सब आजकल बोलते रहते हैं। प्रश्न इस बात का है, चाहे वो कोई हो, अडानी हो या कोई भी हो, कोई भी अगर ऐसा काम उन्होंने किया है जो बिडिंग से नहीं हुआ, कानून के अनुसार नहीं हुआ, कहीं कोई घोटाला हुआ है, किसी ने कहीं गवर्नमेंट ने जाके आप जाकर के जाइए ना, आपके सामने सारे मंच नहीं, आपके सामने सारे मंच आएंगे, है ना। पूरी अब देखिए ऐसा नहीं ना, दो कोई अच्छा नहीं, अच्छा कोई मैं आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप आज तक पे जाइए, दे दीजिए इनको एविडेंस कुछ। प्रश्न इस बात का, देखिए कोई ऐसी बात मेरे भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक भारतीय नाते मुझे फक्र है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है। जो काम हम गलत कर रहे हैं बिल्कुल टोकिए आप, हमने कहीं भ्रष्टाचार किया बिल्कुल पकड़िए आप हमको, कोर्ट में जाइए, लेकिन अगर देश तरक्की कर रहा है उससे तकलीफ मत नहीं होनी चाहिए। देश कर रहा है उसमें आपका भी योगदान कहीं ना कहीं होगा। दूसरी बात इन्होंने, मेरे साथी ने ये कहा कि भाई हम बात कर रहे हैं कि महंगाई की जितनी भी आप देखिए, मैं आपके साथ लॉन्ग डिस्कशन करने को तैयार हूँ, कितना कंपोनेंट उसमें जो है आप उसके अंदर इम्पोर्टेड है और भारत में भी, और कितना भारत उसके अंदर है। मेरे साथी ने ये कहा जो गेहूं है उनको इन्होंने कहा ये कमोडिटी नहीं है। नेहा जी को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है, गेहूं की कीमतें कितने % बढ़ी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये कहते हैं साहब आपको असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई असर नहीं होगा। प्रश्न इस बात का होता है, अब रघुराम राजन जो 2049 में भारत के ये वित्त मंत्री बनाएंगे, वो आप उनकी इंटरव्यूज आप उठा के देख लीजिए। दावोस से मैंने उनके इंटरव्यू देखे, मैंने कई जगह से देखे, 2049 में बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ करी है। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की दबे शब्दों में तारीफ करी है कि आपस में क्या है, दूसरों को बोलने नहीं देते, झूठ पे जीएसटी लगी होती तो डेफिसिट। हाँ, मैं जीएसटी पे बात कर दूं। जीएसटी के जो भी फैसले होते हैं, जिनको ये गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, जो भी फैसले होते हैं वो जीएसटी काउंसिल में इनके वित्त मंत्री मुंह पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं, बाहर आकर के ये दहाड़ते हैं। मेरे को समझ दीजिएगा, आप अंदर बोलिए ना। उन्होंने कहा बहुत महानता से हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में सबसे। प्लीज प्लीज अब बीच में मत बोलिए। मैंने कहा देश बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं बहुत तरक्की हो रही है।
दुनिया एशिया की सबसे वर्स्ट करेंसी रुपया बन जाता है। ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। 604 नागरिक देश के प्रतिदिन भारत छोड़ के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। 5 करोड़ लोग लेबर फोर्स में 2016 में नौकरी में थे, वो लेबर फोर्स से बाहर हो गए, ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। 2.5 करोड़ महिलाएं जो 2017 में नौकरी में थी, वो 2022 में बाहर हो गई। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निरंतर कम होती जा रही है, ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। प्रति भारतीय पर 1,09,323 रुपए का कर्ज है, ये कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है। बातें की गई थी 15 लाख रुपए देने की और कर्ज चढ़ा दिया हम पे प्रति भारतीय पर 1,09,323 रुपए। कौन सा देश? किसान कह रहा है मुझे एमएसपी की लीगल गारंटी दो, बोले वो नहीं दूंगा, उसके अलावा कुछ भी दे दूंगा। क्यों? मोदी जी का विरोध करते हो यहाँ बैठ के, आकाश में बैठ के मोदी जी का विरोध। अच्छा, मोदी जी सहन नहीं करेंगे इसको, मोदी जी विल नॉट टॉलरेट। आप एमएसपी की लीगल राइट क्यों नहीं दे रहे? इतने ज्यादा विरोध करते हो। मोदी जी की बातों का विरोध आकाश में कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी की लीगल राइट नहीं देंगे, बाकी सब दे देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई साहब? क्यों नहीं दोगे? क्या दिक्कत है उसको देने? मुझे बताइए उसको देने में दिक्कत क्या है? तो मौका देंगे, एमएसपी की लीगल राइट देने में क्या दिक्कत है किसान भाइयों को? पेट्रोल के बारे में बताइए। फिर बोले कि पेट्रोल क्यों नहीं लाते? फिर आपने कहा कि आपने मेरे से जीएसटी की बात पूछी, जीएसटी काउंसिल की। मैंने स्वयं ने प्रेस वार्ता करके, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता करके बोला कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी काउंसिल में लेके आओ। आज पुनः बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो कहते हैं हम तो, आप उनसे कुछ भी पूछो, बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मैं प्याज नहीं खाता, मैं ओला उबर में चलती हूँ, मैं मध्यम आय वर्ग के परिवार से हूँ। तरीका है इकोनॉमी इस तरह से बात होगी। मैं पहले उसका जवाब, छोटी सी बात बताइए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम शुरुआत करते हैं वित्त मंत्री के भाषण से, अंत आते आते क्या सस्ता क्या महंगा, वो इमोजी देखा है ना सर आपने, जिसमें ऐसे कर्व होता है, वो वाला फेस बन जाता है सबका। देखिए, क्योंकि सस्ता महंगा सीधे तौर पर ना आम आदमी, मिडिल क्लास, किसी को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। नेहा जी, दो देखिए पैरेलल चीजें, एक तो देश की अर्थव्यवस्था, दूसरे 365 दिन का बजट, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको 365 दिन को देश की जो ओवरऑल इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते। हमने संविधान में परिवर्तन कर दिया, वी हैव अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कि ये जीएसटी में आ सके। जीएसटी में ना पेट्रोल डीजल आए, उसका सबसे ज्यादा विरोध कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं कह रहा हूं, अरे इनको छोड़िए, गहलोत जी से करवाइए, गहलोत जी से करवाइए। हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा बकाया दे दो, हमारे मुख्यमंत्री ने बोला। दूसरा सुनिए, एक प्रश्न है, आप दोनों तीनों से पूछती हूँ, पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए, कौन इसके लिए हाँ करना चाहता है? हाथ उठाइए। यस, बोला नहीं, मुंह नहीं, बिग है, बिग हाँ। किसने रोका है? तीनों कौन है जो इसे रोक रहा है? कौन है? जीएसटी काउंसिल नहीं होता। अच्छा, दूसरी मैं जीएसटी के बात पर जवाब दे दूं। आपने कहा मैंने क्यों सोच समझ, मैं माफ कीजिएगा, आपको वो शब्द बुरा लगता है, मुझे लोग सेलिब्रेटेड एनर्जी एक्सपर्ट बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में। एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ एज एन एनर्जी एक्सपर्ट, आप जीएसटी में लेके आ भी जाएंगे, उसके बावजूद भी अगर ये सोच रहे हैं आप कि उस पर जीएसटी 28% से ज्यादा नहीं होगा या सेस नहीं लगेगा, हम गलत सोच रहे हैं। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं कि जहां पे आप जो टैक्सेस हैं उसमें उसको जीएसटी में लाएं तो 28% पर कैप कर रहे हैं। ये मैंने जीएसटी में बहुत चर्चा हो गई, बजट पे आ जाते हैं। इस बार के बजट में किसान की उम्मीदों पर आपका बजट खरा उतरेगा? कौन से वो ऐसे 3 चीजें हैं जो यहाँ पर हमारे साथ पुष्पेंद्र जी ने भी गिनाई, क्या उन पर ध्यान दिया जाएगा? या फिर क्योंकि अगला बजट तो अंतरिम बजट होने वाला है, तो सर यही फुल बजट है, यही मौका है, 2024 से कृषि प्रधान देश है, सारे किसान उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं, तो वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। इस बजट जिस दिन आएगा, मैंने आपको बड़ी विश्वास के साथ बता रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, हमारे देश का जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, और हमारे देश का जो किसान है, वो सब उसको लेकर के संतुष्ट रहेंगे। अब आप क्या होशियारी दिखा रहे हैं? हमारा गेहूं किसान का आज की तारीख में बाहर 30-40 रुपए में जा सकता है, आपने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया तुरंत, फिर भी आप महंगाई काबू नहीं कर पाए।
इसी तरीके से इजिप्ट से एग्रीमेंट साइन किया भेजने के लिए, कल साइन किया। पीएम आवास योजना क्योंकि आपको पॉलिटिकली भी बहुत बेनिफिट कर रहा है, क्या उसमें उसका आवंटन बढ़ाया जा सकता है, उस पर फोकस रहेगा? वो योजना, वो जो हमारी अच्छी योजना है जिसका आपने जिक्र किया, आप देखेंगे उसको और प्रोत्साहन दिया जाएगा। टैक्स स्लैब बढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, 2.5 लाख से ऊपर जाएगा? अच्छा प्रश्न है, मैं भी उस तरफ, मुझे भी उम्मीद है। आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। वैसे सीनियर सिटीजन भी इस बार उम्मीद कर रहा है कि उनके लिए भी कुछ राहत होगी, क्योंकि उनको एक तरीके से रेलवे बजट में आपने जो राहत होती थी वो तो हटा दिया, अब इस बार उनके नॉर्मल जो अदर इनकम है, सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनमें कुछ राहत मिलेगी? देखिए, अभी ये जो इस बार बजट आ रहा है, उस बजट के अंदर आप देखिए इस तरह का पूरा प्रयास करा गया है कि जिन जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जिनको थोड़ी सी जो है एक थोड़ा सा उसकी जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, उनकी वनरेबिलिटी को कम करने की आवश्यकता है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें 80% आबादी उसमें कवर हो जाती है। अब हम धरातल की ओर बढ़े, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों से हमने बजट की ये खास पेशकश आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की है। आज तक हमेशा कुछ अलग सोचता है और हम एक बार फिर एक अलग सोच के साथ आपके सामने आए हैं, लेकिन हम अंत करें अपने कार्यक्रम का उससे पहले अगर आप सब ये बता पाएं कि सर, उन्होंने तो बताया कि उनको क्या क्या चाहिए, कौन सी वो चीजें हैं जो आप सोच रहे होंगे, एक चीज या 3 चीजें आप अपने मन के हिसाब से? 3 चीजें मैं बताता हूँ जी। देश को खुशहाल बनाने के लिए, किसान को खुशहाल बनाने के लिए, नंबर 1 किसान को इनपुट समय पर और उचित रेट पे मिले। नंबर 2 सिंचाई की सुविधा बिल्कुल समय पर मिले। नंबर 3 किसान के लिए एक फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए जहां वो अपने उत्पाद को थोड़े समय के लिए स्टोर कर रख सके, ताकि उचित रेट आने पर वो सेल कर सके। वेयर हाउसेस ना, वेयर हाउसेस फैसिलिटी है। अच्छा, एक किसान के उचित रेट पर भी 3 पॉइंट है, किसान को सेफ्टी मिलेगी, किसान को सुरक्षा मिलेगी और देश खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा।